हेलो माय डियर लर्नर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनका हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो जो आज का लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें हम पूरा एक जो इंटरनल एनालिसिस होता है कोई स्ट्रेटजी बनाने के लिए, किसी फर्म के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिनसे हम जो इंटरनल एनालिसिस है ऑफ द फर्म या ऑफ द कंपनी कैसे करते हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो हमने डिस्कस करा था कि एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है, उसमें हमने डिस्कस किया। एक्सटर्नल एनालिसिस में जो माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल हैं उनको हमने डिस्कस किया था, और जो पेस्टल है हमने पेस्टल को भी डिस्कस किया था, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इस प्रकार भी बनता है कि इंटरनल एनालिसिस में कौन कौन से आते हैं और एक्सटर्नल एनालिसिस में कौन कौन आते हैं। तो एक्सटर्नल एनालिसिस में हम पढ़ते हैं जो पेस्टल एनालिसिस हो गया, या जो आपका पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल्स हैं वो एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर आते हैं। पर जो आज का हमारा लेक्चर है वो इंटरनल एनालिसिस के ऊपर है। अब इसमें हम जो रीड आउट करेंगे बेसिकली कि जो आरआरबी क्या होता है, रिसोर्स बेस्ड व्यू क्या होता है, बिरियो फ्रेमवर्क क्या है, इसको डिस्कस करेंगे, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है इसको डिस्कस करेंगे। देन जो पोर्टर के जेनेरिक स्ट्रेटेजीज हैं, जो इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज दी हैं, इनको डिस्कस करेंगे। और बेसिकली कोर कंपिटेंसी क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। और जो इसमें आखिरी जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा, वैल्यू चेन एनालिसिस। तो ऑलमोस्ट सारा चीज़ें कवर हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, कि बहुत सारे क्वेश्चंस स्पेशली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो यूनिट नंबर 6 है यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनको देखते हैं, और इससे पहले देखते हैं कि बेसिकली इंटरनल एनालिसिस होता क्या है। इसका आपको ओवरव्यू देता हूं। इंटरनल एनालिसिस वो होता है जब कोई भी फर्म है या कोई भी कंपनी है जो उसके अंदर की चीज़ें हैं, राइट, जो उसके अंदर की चीज़ें हैं उनको एनालाइज कर रही है, उनको इवेल्युएट कर रही है, उनको एनालाइज कर रही है कि उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, जो इंटरनल चीज़ें हैं। अब उन रिसोर्सेज को कैसे वो एनालाइज कर रही है ताकि उसका जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, राइट, उसमें उसका जो प्रोडक्ट को एक अलग इमेज क्रिएट हो सके, उसको एक अलग वहाँ पे ब्रांड वैल्यू मिल सके। तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए कोई भी फर्म या कोई भी इंडस्ट्री इंटरनल एनालिसिस करती है, बहुत ज़रूरी होता है। इंटरनल एनालिसिस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, माइक्रो एनालिसिस भी बोला जाता है, और जो एक्सटर्नल एनालिसिस है उसको हम बोलते हैं मैक्रो। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको माइक्रो या मैक्रो दे सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो इंटरनल एनालिसिस है वो बेसिकली हमारा माइक्रो होता है, और जो एक्सटर्नल एनालिसिस होता है वो बेसिकली हमारा मैक्रो एनालिसिस होता है। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, RBV यानी रिसोर्स बेस्ड व्यू। तो बेसिकली रिसोर्स बेस्ड व्यू क्या होता है, ये क्या है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी इंडस्ट्री है या कोई फर्म है, उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज किस प्रकार हैं, उन रिसोर्सेज को ये बताता है। तो जो पूरा रिसोर्स, तभी इसका नाम है रिसोर्स बेस्ड व्यू, राइट, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, एक फर्म के पास कितने रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे रिसोर्सेज को वो यूज करके एक कॉम्पिटिटिव एज ले सकती है इन द मार्केट। अब जो आरआरबी है, विच इज अपोजिट ऑफ इंडस्ट्रियल व्यू, ये बेसिकली जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन व्यू है इससे अपोजिट है। लेस इम्फेसिस ऑन अ कंपनीज रिसोर्सेज, तो ये बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, जो रिसोर्सेज हैं और जो कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए कौन से रिसोर्सेज हैं कंपनी के, या कौन सा कॉम्पिटिटिव उसके पास कैपेबिलिटी है, उसको ये डिफाइन करता है, उस पर ये डिपेंड करता है, उसके बारे में बताता कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में रिसोर्स बेस्ड व्यू बात बताता है। अब इस कंसेप्ट को किसने दिया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। जेवर्नी हैज प्रपोज्ड दिस व्यू, इस व्यू को प्रपोज किया है बेसिकली जो ऑथर है, अमेरिकन ऑथर जे बर्नी। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इस प्रकार बन चुका है कि जो आरआरबी कंसेप्ट है वो किसके द्वारा प्रपोज करा गया है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको जे बर्नी। अब ये डायग्राम है,
इस डायग्राम की हेल्प से पूरा आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि आरआरबी बेसिकली क्या होता है। फॉलोइंग मॉडल एक्सप्लेन आरआरबी एंड एम्फेसाइजेस द की पॉइंट ऑफ इट, राइट। अब जो यहाँ पर आरआरबी है, रिलाई ऑन सोर्सेज, आरआरबी किस पे रिलाई करता है, किस पे डिपेंड करता है, जो उसके पास सोर्सेज होते हैं। अब सोर्सेज किस प्रकार हो सकते हैं, टेंजिबल सोर्सेज हो सकते हैं, इनटेंजिबल हैं। इस प्रकार क्वेश्चन बना है कि आरआरबी में कितने सोर्सेज हैं। तो आपको पता होना कि दो सोर्सेज हैं, टेंजिबल होते हैं और इनटेंजिबल सोर्सेज होते हैं। फिर डेट मस्ट बी, ये कैसे होना चाहिए, ये आपके हेट्रोजीनियस होना चाहिए या आपके मूवेबल भी हो सकते हैं। आपके जो रिसोर्सेज हैं बेसिकली वो हेट्रोजीनियस हो सकते हैं या आपके इमोबल भी हो सकते हैं। हैव बिरियो एट्रीब्यूट्स टू बिकम। अब आता है बिरियो, कि बिरियो रिसोर्सेज क्या है, बिरियो फ्रेमवर्क क्या है, उसको करते हैं फ्रॉम डेट प्रोवाइड्स। इसको बिरियो को करने के बाद डेट्स प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर डायरेक्टली हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। फिर हमने वहाँ बिरियो फ्रेमवर्क यूज़ किया। बेसिकली बिरियो फ्रेमवर्क क्या होता है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, राइट, उनको कैसे आप एग्जामिन कर रहे हो, उनको कैसे आप देख रहे हो कि आपके पास कौन से रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो, तो हमारा बिरियो फ्रेमवर्क बताता है। और अगर आप इनको अच्छे से यूज़ करो तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब जो आरआरबी मॉडल है, रिसोर्सेज आर गिवन द मेजर रोल इन हेल्पिंग कंपनीज टू अचीव हायर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो बेसिकली जो मॉडल होता है कंपनीज को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो उनके हायर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए कंपनीज को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बेसिकली यहाँ पर दो प्रकार के रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑलरेडी हमने बताया, टेंजिबल होते हैं और आपके इनटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल ऑलरेडी हमने पढ़ा, टेंजिबल क्या होते हैं, जो वो ऐसे एसेट्स होते हैं जो फिजिकल फॉर्म होते हैं, जैसे आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट्स एंड कैपिटल। तो बेसिकली टेंजिबल एसेट्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। Physical resources can easily be bought in the market, so they confer little advantage to the companies in the long run because the rivals can soon acquire the identical assets. जो tangible assets हैं उनमें जो physical resources होते हैं ये मार्केट में बहुत जल्दी बहुत ही easily available हो जाते हैं, तो इनका एक little advantage होता है टू द कंपनीज। कंपनी को एक कम एडवांटेज होता है लॉन्ग रन के लिए, क्योंकि जो आपके राइवल्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो भी सेम प्रोडक्ट्स को, सेम एसेट्स को मार्केट से परचेज कर सकते हैं, तो ईजिली ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं। टेंजिबल एसेट्स। अब इसके बाद आता है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जो बेसिकली जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, राइट, वो हमारे इनटेंजिबल हो सकते हैं, पर उनको हम फील कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स आर एवरीथिंग एल्स डेट हैव नो फिजिकल प्रेजेंस। इनकी बेसिकली कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, बट कैन स्टिल वी ओन बाय अ कंपनी। जब फिर भी कंपनी इनको ओन्ड करती है, कंपनी इनको रखती है, जैसे आपका ब्रांड रेपुटेशन हो गया, आपके ट्रेडमार्क्स हो गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, आर ऑल टेंजिबल एसेट्स। अब क्वेश्चन बन सकता है कि टेंजिबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं या इनटेंजिबल एसेट्स कौन कौन होते हैं। अब जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनके अंदर बेसिकली आपका ब्रांड रेपुटेशन आता है, ट्रेडमार्क आता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि इनकी कोई एक फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, राइट, पर ये कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको इंटेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। इंटेंजिबल एसेट्स usually stay within a company and a main source of sustainable competitive advantage। जो इंटेंजिबल रिसोर्सेस होते हैं वो कंपनी में रहते हैं और इनका बहुत बड़ा सोर्स होता है कि आपको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए इंटेंजिबल एसेट्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए अगर आपको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है, राइट, अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, तो आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स होना बहुत जरूरी है। इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अब इसके बाद आता है जो आपके पास रिसोर्सेज हैं इंटेंजिबल या टेंजिबल, उनकी जो कैटेगरीज हैं, राइट, वो कैसे होते हैं, वो आपके हेट्रोजेनियस होते हैं और इमोबाइल होते हैं। हेट्रोजेनियस क्या होते हैं, ये नाम से क्लियर हो रहा है, जो थोड़े डिफरेंट होते हैं। आपने पढ़ा होगा हेट्रोजीनियस
और होमोजीनियस। होमोजीनियस माने क्या होता है, जहाँ पे पार्टी है, एक सिमिलरिटी है, समान होती है। हेट्रोजीनियस जस्ट अपोजिट होता है, जहाँ पे डिफरेंट होते हैं। द फर्स्ट assumption is that skills, capabilities and other resources that organization possesses differ from one company to another company। इसमें क्या होता है, जो आपकी स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, जो रिसोर्सेज हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है एक कंपनी से टू अनदर कंपनी में, अलग अलग डिफर करते हैं, किस लिए ये हेट्रोजीनियस होते हैं। इफ ऑर्गेनाइजेशन वुड हैव द सेम अमाउंट एंड द मिक्स ऑफ रिसोर्सेज they could employ different strategies to outcompete with each other. What one company would do, अदर कंपनी सिंपली फॉलो एंड नो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कुड बी अचीव। तो यहाँ पे जो हेट्रोजीनियस जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं उनका क्या होता है कि कंपनी टू कंपनी ये वेरी करते हैं। कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो उनको यूज़ करती है आपके रिसोर्सेज को। बेसिकली ये हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे एप्पल कंपनी और जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका एग्जाम्पल है। दो कंपनी है और सेम इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करती हैं, बट एक्सपोज टू द सेम एक्सटर्नल फोर्सेस, right, can achieve different organizational performance due to the difference in the resources। सेम कंपनी है पर इन्होंने सेम इंडस्ट्रीज की है, पर इनका जो एक परफॉर्मेंस है वो अलग अलग है, उनके रिसोर्सेज क्योंकि अलग है इसलिए उनका परफॉर्मेंस अलग है। एप्पल कंपीट विद द सैमसंग इन अ टैबलेट एंड अ स्मार्टफोन मार्केट। जबकि क्या जो एप्पल है वो सैमसंग के साथ कंपीट करता है, किस में करता है, जो टैबलेट्स हैं या जो स्मार्टफोन मार्केट है उसमें कंपीट करता है। Apple sell its products as much higher price and as a result reap higher margin profit। Apple क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स को एक हाई प्राइस पर सेल करता है और उसका ये रिजल्ट होता है कि उसको हाई प्रॉफिट मार्जिन गेन होता है। जबकि सैमसंग क्या फॉलो करता है, जबकि सैमसंग ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करता है, जो कर रहा है सैमसंग सिंपली फॉलो करता है जो उसका ब्रांड नेम है, राइट, जो रेपुटेशन है, इज कैपेबल टू डिजाइन यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाइक एप्पल डज, राइट। वो बेसिकली क्या करता है, एक ऐप जो यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाता है, राइट, जो उसके पास हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज होते हैं उसके लिए वो। जबकि यहाँ पे एप्पल क्या है, वो प्राइस पे फोकस कर रहा है और उससे उसे अल्टीमेटली एक हाई प्रॉफिट गेन मिलता है उसको। अब आता है इमोबाइल। इमोबाइल माने ऐसे रिसोर्सेज जो इमूवेबल हैं, राइट, जो मूव नहीं कर सकते, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं कर पा रहे हैं, वो इमूवेबल कहलाते हैं या इमोबाइल कहलाते हैं। द सेकेंड एजम्पशन ऑफ आरआरबी इज दैट द रिसोर्सेज आर नॉट मोबाइल। ये मोबाइल नहीं है एंड डोंट मूव फ्रॉम द कंपनी टू कंपनी। ये कंपनी टू कंपनी मूव नहीं कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं एटलीस्ट इन अ शॉर्ट रन, कम से कम शॉर्ट रन में। ड्यू टू दिस इमोबिलिटी companies can't replicate rivals resources and implement the same strategy। इसलिए क्या होता है, इनकी वजह से कंपनीज है वो एक रेप्लिकेट नहीं कर सकते, राइवल्स को रेप्लिकेट, जो राइवल्स के रिसोर्सेज हैं उनको रेप्लिकेट नहीं कर सकती हैं एंड इम्प्लीमेंट द सेम स्ट्रेटजी। इंटेंजिबल रिसोर्सेज सच एज ब्रांड इक्विटी, processes, knowledge, intellectual property are usually immobile, right। बेसिकली जो हमारे इंटरनल जो इंटेंजिबल रिसोर्सेज हैं, जैसे आपका ब्रांड रेपुटेशन हो गया, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, ये कंपनी के क्या है, एक इमोबाइल प्रॉपर्टी है, इमोबाइल एसेट्स हैं। अब जो आरआरबी है थ्योरी प्राइमरली डिवाइड करती है फर्म्स को, रिसोर्सेज को इनटू थ्री कैटेगरीज। ये जो आरआरबी है किसी फर्म के जो रिसोर्सेज है उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करती है। पहला यहाँ पे आता है फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसमें आपका प्लांट आ गया, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी हो गया। और सेकंड आपका ह्यूमन रिसोर्सेज में आपकी मैन पावर है, स्किल्स आ गई हैं, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, ये आ जाते हैं। और थर्ड में आपका आता है ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, जो आपके स्ट्रक्चर्स क्या हो गए, सिस्टम्स क्या है, पेटेंट्स क्या है, ट्रेडमार्क्स क्या है, वैल्यूज एंड सो ऑन, ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। इनका एक डायग्राम भी दिया गया है, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज में क्या आते हैं, आपका प्लांट, लैंड, इक्विपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज में आप क्या आएंगे, स्किल्स, वर्क कल्चर, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, राइट, एटीट्यूड। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज में क्या आते हैं, सिस्टम हो गया और आपके स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोसेस कैसा है, पेटेंट कैसा है,
या ब्रांड वैल्यू कैसी है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज में आती है। तो ध्यान रखना है जो आरआरबी है वो प्राइमरली 3 रिसोर्सेज में कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहला आपका फिजिकल रिसोर्सेज होता है, सेकंड आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है, फोर्थ आपका ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसमें आरआरबी के अंदर बिरियो फ्रेमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरियो फ्रेमवर्क हमेशा इससे क्वेश्चन बनता है बिरियो फ्रेमवर्क। तो बिरियो फ्रेमवर्क क्या है इसको देखते हैं। अमेरिकन मैनेजमेंट प्रोफेसर जे.बी. बर्नी ऑथर डेवलप द सो कॉल्ड बिरियो फ्रेमवर्क या बिरियो एनालिसिस। हम इसको बिरियो फ्रेमवर्क भी बोलते हैं या हम इसको बिरियो एनालिसिस बोलते हैं। किसने डेवलप करा है? जे वर्नी के द्वारा डेवलप करा गया है। The Birio analysis is imperfectly suited for the evaluation of use of the company resources। तो बेसिकली जो बिरियो एनालिसिस है वो परफेक्टली किसके लिए वर्क करता है? जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं उनका जो यूज हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका इवेल्युएशन करने के लिए हम बिरियो एनालिसिस को यूज करते हैं। अब बिरियो एनालिसिस क्या है? हम सिंपली बोलते हैं जो कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं, जो कंपनी और रिसोर्सेज को यूज करती है उनको हम कैसे यूज करते हैं, राइट? कैसे हम उनको यूज करते हैं, उनका कैसे इवेल्युएशन करते हैं, परफेक्टली सूटेड है तो वो हमारा बेसिकली बिरियो एनालिसिस कहलाता है। अब बिरियो फ्रेमवर्क इज अ स्ट्रेटजी टूल। ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी टूल है दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज दैट गिव देम अ सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बेसिकली ऐसा स्ट्रेटेजिक टूल है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रिसोर्सेज को, जो कैपेबिलिटीज है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, और उनको एक सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का एक प्रॉफिट देता है, एक उनको बैकअप या उनको एक गेन प्रोवाइड करता है ताकि उनको सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन हो सके। यूजुअली कंपनी possesses various kind of resources and capabilities। यूजली क्या होता है, कंपनी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती हैं। जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है, रिसोर्सेज कुड बी फाइनेंशियल। आपके जो रिसोर्सेज है वो फाइनेंशियल हो सकते हैं, आपका ह्यूमन हो सकते हैं, राइट? आपके ऑर्गेनाइजेशनल हैं, फिजिकल हैं, टेक्नोलॉजिकल इन नेचर, राइट? द बिरियो एनालिसिस एज एन इंटरनल एनालिसिस। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो बिरियो एनालिसिस होता है बेसिकली वो एक इंटरनल एनालिसिस होता है that help determine the quality and the usefulness of a firm resources and the capabilities। जो डिटरमाइन करता है, किस चीज़ को डिटरमाइन करता है यहाँ पे? जो कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज है उनको कैसे यूज करना है और उनकी जो क्वालिटी क्या है उनको डिटरमाइन करता है। कौन करता है? बिरियो एनालिसिस या बिरियो फ्रेमवर्क करता है। अब बिरियो जो एनालिसिस है, बिरियो इज अ एक्रोनिम। क्या एक्रोनिम है? इसको ये भी क्वेश्चन बनता है कि बिरियो किसके द्वारा प्रपोज करा गया है? जी वर्नी के द्वारा दिया गया है। और बिरियो एनालिसिस जो है ये किसका एक्रोनिम है, राइट? तो पता होना चाहिए आपको वैल्यूएबल और रेयर, इमिटेबल, इनइमिटेबल और ऑर्गेनाइजेशन, इनका ये एक्रोनिम है। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसका थोड़ा हम ओरिजिन भी देखते हैं कि जो बिरियो फ्रेमवर्क है उसका कैसे ओरिजिन है। ऑलरेडी बताया 1991 के अंदर जे वर्नी इन्होंने कंसेप्ट को प्रपोज किया था, राइट? द ऑथर आइडेंटिफाइड 4 एट्रीब्यूट्स। जो ऑथर है इन्होंने 4 एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करा दैट फॉर्म्स रिसोर्सेज मस्ट प्रोसेसेस फॉर द सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो 4 रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करता है ताकि जो सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको मिल सके। अकॉर्डिंग टू हिम द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल, रेयर, इम्परफेक्टली इमिटेबल या नॉन सब्स्टिट्यूएबल, राइट? जे वर्नी कॉल्ड हिज ओरिजिनल फ्रेमवर्क बिरिन। इसको स्टार्टिंग जब कंसेप्ट आया था 1995 के अंदर तो इसको बिरिन बोला गया था, बिरियो नहीं था, बिरिन बोला गया था। इन लेटर वर्क ही इंट्रोड्यूस बिरियो फ्रेमवर्क एज अ इम्प्रूवमेंट ऑफ बिरिन मॉडल। तो ये भी हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि जो बिरियो का ओल्ड नेम क्या है,
तो उसका नाम ब्रिन है। तो क्योंकि सारे वर्ड सेम थे, जो एन था, एन फॉर यहाँ पर क्या था, नॉन सब्स्टिट्यूएबल था, तो उसको रिप्लेस करके ऑर्गेनाइजेशन आया। तो एक कब आया, 1995 के अंदर रिप्लेस करा गया था, इंट्रोड्यूस करा गया था ब्रिन से ब्रियो फ्रेमवर्क में, राइट। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये जो यहाँ पर डायग्राम शो हो रहा है, इसकी हेल्प से हम अंडरस्टैंड करते हैं जो वैल्यूएबल है। अगर आपका जो आपको एडवांटेज लेना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर आपके जो रिसोर्सेज हैं वो वैल्यूएबल हैं, राइट, तो उसका आपको फर्दर जाना है, यस करना। अगर वो वैल्यूएबल नहीं है तो उसका आपको कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज मिलेगा, कोई उसके लिए बेनिफिट नहीं है। अगर आपके वैल्यूएबल हैं तो ये आपके रेयर भी होना चाहिए, राइट, क्योंकि ऐसे नहीं हर जगह इजीली आपके रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर वो इजीली हर जगह अवेलेबल हैं तो उनको क्या है, कॉम्पिटिटिव पैरिटी आएगी, हर कॉम्पिटिटिव एक समानता आ जाएगी, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद यस करते हैं, कॉस्टली टू इमिटेट, कॉपी करने में बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए, इजीली वो कॉपी नहीं हो सकती है, तब तो आपको बेनिफिट है। अगर वो इजीली कॉपी हो रहा है तो इसका आपको टेम्परेरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा, पर जितने भी जो कॉम्पिटिटर आएंगे आपके, वो आपके प्रोडक्ट, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको कॉपी कर लेंगे और उसका आपको कोई गेन नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद आता है ऑर्गेनाइज टू बी कैप्चर वैल्यू। अब आपकी जो वैल्यूज है उनको आपको ऑर्गेनाइज करना है। अगर आप है तो आपको टेम्परेरी नहीं हो, अगर आपको इनको कोई इजीली मिल रही है, राइट, आप वैल्यू नहीं प्रोवाइड करा रहे तो आपको एक टेम्परेरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अगर आपको ये आपकी वैल्यू कैप्चर हो रहा है तो आपको सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का गेन मिलेगा। अगर आपके पास ये चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं हो पाए तब आपको उनको मिलेगा। अगर ये चीज़ें जो वैल्यूएबल है, रेयर है, कॉस्टली टू इमीडिएट, या आपका ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, तो ये आपका इजीली रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं तो आपको कोई इसका खास एडवांटेज नहीं मिलेगा, ये बताया गया है जी वर्णी के द्वारा। अब इसके बाद आता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसा एडवांटेज जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या आपको कॉम्पिटिटिव एक प्रॉफिट मिल रहा है, एक गेन मिल रहा है, तो वो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहलाता है। व्हेन अ फर्म सस्टेन प्रॉफिट that exceed the average for this industry, the firm is said to possess a competitive advantage over its rivals. तो competitive advantage क्या हो, जब कोई फर्म है उसको प्रॉफिट हो रहा है, राइट, और अपने एक इंडस्ट्रीज के अंदर, और वो जो उनके राइवल्स हैं उनको वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। माइकल पोर्टर आइडेंटिफाइड टू बेसिक टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसके द्वारा आइडेंटिफाइड करेंगे, तो माइकल पोर्टर है, इन्होंने इसको आइडेंटिफाई करा। दो बेसिक बताए इन्होंने, एक आपका कॉस्ट एडवांटेज हो सकता है और एक आपका डिफरेंशिएशन एडवांटेज हो सकता है। अब कॉस्ट एडवांटेज क्या होता है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एग्जिस्ट when the firm is able to, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब मिलता है, जब कंपनी के पास डिलीवर द सेम बेनिफिट्स एज अ कंपटीटर बट एट अ लोअर कॉस्ट। तो ये आपका कॉस्ट एडवांटेज होता है। आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब मिलेगा, जब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या जो आपकी फर्म है वो डिलीवर करती है सेम प्रोडक्ट्स एज अ कंपटीटर। जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपका सेम प्रोडक्ट्स दे रहा है, वही आप सेम प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो बट एट लोअर कास्ट। आप कंपेयर में बहुत ही कम कास्ट में आप उसको डिलीवर कर रहे हो, तो वो आपका कॉस्ट एडवांटेज हो गया, राइट। अब डिलीवर एडवांटेज क्या हो गया, आप हो जाएगा डिफरेंशिएशन एडवांटेज, डिलीवर बेनिफिट दैट एक्सीड दोज ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। डिफरेंशिएशन एडवांटेज ये आपका क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्ट्स है, जो आपके सर्विसेज हैं, तो जो आपका कॉम्पिटिटर है, राइट, कॉम्पिटिटर से आपका प्रोडक्ट्स कैसे अलग है, कैसे वो डिफरेंशिएट कर रहा है, तो वो आपका एक डिफरेंशिएशन एडवांटेज होगा। तो बेसिकली जो माइकल पोर्टर हैं उन्होंने दो प्रकार के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बताया है, एक कॉस्ट एडवांटेज होता है और एक आपका डिफरेंशिएशन एडवांटेज होता है। ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में भी दिया गया है, ए मॉडल ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये आपके रिसोर्सेज दिए गए हैं और ये आपकी कैपेबिलिटीज दी हुई। इनसे क्या आता है, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज आती हैं और इसको करने के बाद हमारे पास एक कॉस्ट एडवांटेज निकल के आता है, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन एडवांटेज निकल के आता है। और ये हमारे पास अगर होंगे तो फिर क्या बनेगा, एक वैल्यू क्रिएशन बनेगी आपके प्रोडक्ट्स की, आपके रिसोर्सेज की, आपकी सर्विसेज की, एक अलग वैल्यू क्रिएट होगी, राइट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगी और जो कस्टमर पेमेंट कर रहा है, जो अमाउंट दे रहा है, उसका एक वैल्यू क्रिएशन भी होगा।
तो बेसिकली जो कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन एडवांटेज हैं इनको हम पोजिशनल एडवांटेज भी बोलते हैं, राइट। ये भी ध्यान रखना है, जो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन एडवांटेजेस है इनको क्या बोला जाता है, पोजिशनल एडवांटेज बोला जाता है। अब यहाँ पर रिसोर्सेज आर फर्म स्पेसिफिक एसेट्स, जो रिसोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, फर्म स्पेसिफिक एसेट्स होते हैं, यूजफुल फॉर क्रिएटिंग कॉस्ट डिफरेंस एडवांटेज दैट few competitor can acquire easily. Capabilities refer to the firm's ability to utilize its resources and effectively. कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको आप कैसे बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हो, वो एक फर्म की एबिलिटी कहलाती है। जो कैपेबिलिटीज़ क्या है, एक जो फर्म की ऐसी एबिलिटी जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उनका कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, वो आपकी कैपेबिलिटीज़ कहलाती है। इसका एग्जाम्पल दिया गया, द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू ब्रिंग अ प्रोडक्ट टू द मार्केट। एक जो फर्म की एबिलिटी क्या है कि प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आना फास्टर देन द कंपटीटर। कॉम्पिटिटर जो आपके हैं उनके कंपैरिजन में अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में जल्दी लेके आना, वो एक फर्म की एक एबिलिटी है। टुगेदर दे फॉर्म डिस्टिंक्टिंग कॉम्पिटेंसीज, और वो क्या करते हैं, एक अलग डिस्टिंक्टिंग कॉम्पिटेंसीज करते हैं। दीज कॉम्पिटेंसीज इनेबल इनोवेशन। ये कॉम्पिटेंस क्या आपको इनेबल करेंगी, आपको इनोवेशन होना चाहिए, एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, ऑल विच लीड्स टू कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन एडवांटेज। ये जो कॉम्पिटेंसीज हैं बेसिकली आपका इनोवेशन हो गया, आपकी जो एफिशिएंसी हो गई, इनसे आपको किस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, आपको जो कॉस्ट एडवांटेज है या जो आपका डिफरेंशिएशन एडवांटेज है वो उसका आपको बीट मिले, उसमें आप लीड करोगे बेसिकली। अब इसके बाद जो टॉपिक गाइस आता है वो हमारा आता है जो पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजीज क्या है। पोर्टर ने बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो माइकल पोर्टर है उन्होंने 3 कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज के बारे में बताया है। माइकल पोर्टर, उनको हम देखते हैं। माइकल पोर्टर हैज आर्ग्यूड दैट अ फर्म स्ट्रेंथ ultimately into one of the 2 headings, a cost differentiation advantage. By applying these strength in either a broad and narrow scope, 3 जेनेरिक स्ट्रेटजी रिजल्ट, राइट। इनसे अगर हम उनको यूज़ करते हैं, जो हमारे पास स्ट्रेंथ है उनको हम ब्रॉड स्कोप में या नैरो स्कोप में, तो यहाँ पर 3 जो स्ट्रेटजी है उनका रिजल्ट मिलता है। कौन कौन सी स्ट्रेटजी आती हैं, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इस प्रकार बना है जो पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजीज हैं वो कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। अब इनको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। जो आपका टारगेट स्कोप है, आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिए गए हैं। ये आपका ब्रॉड इंडस्ट्री वाइड है और नैरो आपका मार्केट सेगमेंट है। बेसिकली इन्होंने माइकल पोर्टर ने 3 स्ट्रेटजी बताया है। आपकी कॉस्ट लीडरशिप हो गई, आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी हो गई, ये आपकी फोकस स्ट्रेटजी। और फोकस स्ट्रेटजी को फर्दर इन्होंने 2 प्रकार डिवाइड करा। आपका फोकस स्ट्रेटजी आपकी लो कॉस्ट बेसिस होती है, या जो आपकी फोकस स्ट्रेटजी है वो आपकी डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग हो सकती है, राइट। इन्होंने ये डिवाइड करा, तो बेसिकली 3 स्ट्रेटजी दी हैं, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। अब जो इनको देखते हैं कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी क्या है। दिस जेनेरिक स्ट्रेटजी कॉल्स फॉर बीइंग द लो कॉस्ट प्रोड्यूसर इन एन इंडस्ट्री फॉर अ गिवन लेवल ऑफ क्वालिटी। तो कॉस्ट लीडरशिप क्या होती है, एक प्रोड्यूसर के लिए कि लो कॉस्ट में आप प्रोडक्ट्स को रेडी करना और एक बेटर क्वालिटी देना, राइट, वो आपकी कॉस्ट लीडरशिप हो गई है। और the firm sells its product either at an average industry price to earn a higher profit than rivals below the average industry gain to market share. अब बेसिकली ये टारगेट ऑफ ब्रॉड मार्केट, जो हमारी कॉस्ट स्ट्रेटजी होती है, लीडरशिप स्ट्रेटजी, ये जो ब्रॉड मार्केट है उसको टारगेट करती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो आप जो प्रोड्यूसर है वो कुछ ही प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को या प्रोडक्ट्स को, तो उसके पास एक कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी है, वो चीज़ें बहुत इफेक्टिवली बना रहा है, उसकी जो कॉस्ट आ रही पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए कम आ रही है और क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहा है कंपेयर टू जो उसके कॉम्पिटिटर हैं, जो उसके राइवलरी हैं, जो कंपटीटर हैं, उनकी कंपेयर में कॉस्ट कम है उसके प्रोडक्ट्स की, राइट, और जो लेवल ऑफ क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। तो एक कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी हो गई। क्योंकि ये अगर आप ऑर्गेनाइजेशन रन करेंगे, कोई आप बिजनेस रन कर रहे हैं, तब आपको इनको बहुत अच्छे से वर्क करना है।
फिर आपकी सेकंड स्ट्रेटजी आती है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, राइट। ये आप इस नाम से सजेस्ट हो रहा है, इज द स्ट्रेटजी दैट एम्स टू डिस्टिंग्विश आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट्स है, जो आपकी सर्विसेज हैं, वो कैसे डिस्टिंग्विश है, कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय अ कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। जो मार्केट में कॉम्पिटिटर के द्वारा सिमिलर प्रोडक्ट्स को ऑफर करा जा रहा है, उनका जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उससे जो आपका प्रोडक्ट्स है उसकी कैसे वो डिस्टिंग्विश करता है, कैसे वो डिफरेंशिएशन करता है, वो बेसिकली डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कहलाती है। In Intel, development of products and services, it is unique for the customer in terms of product design, feature, brand image, quality and customer service, right? अब आपकी जो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी किस फॉर्म में हो सकती है फॉर द कस्टमर यूनिकनेस के लिए, वो आपकी प्रोडक्ट डिज़ाइन बेटर हो सकती है, आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जो आपकी ब्रांड इमेज है वो बहुत अच्छी है, या क्वालिटी या कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। तो ये आपका एक डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी हो गया कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर, कंपेयर टू योर राइवलरी। और फिर जो लास्ट आता है फोकस या नीच स्ट्रेटजी, राइट। फोकस माने क्या होता है कि बहुत आप एक स्पेसिफिक सेगमेंट पर फोकस कर रहे हो, राइट, वो आपकी फोकस स्ट्रेटजी कहलाती है। इट कंसंट्रेट ऑन नैरो सेगमेंट। ये भी क्वेश्चन बना है कि जो फोकस है बेसिकली वो नैरो सेगमेंट पे कंसंट्रेट करता है, एंड विद इन दैट द सेगमेंट अटेम्प्ट टू अचीव आइदर कॉस्ट एडवांटेज या डिफरेंशिएशन। और जो सेगमेंट है वो क्या अचीव करता है, वो आपका कॉस्ट एडवांटेज अचीव करता है या वो आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को अचीव करता है। द प्रीमाइस इज that the needs of a group can be better served by the focusing entirely on it, right? Firms using focus strategy enjoying a high level of customer loyalty which discourage other firms to be compete डायरेक्टली। तो फोकस स्ट्रेटजी क्या होती है, बेसिकली जो नैरो सेगमेंट को डिपेंड करती है पर बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं, कॉस्ट एडवांटेज गेन करते हैं और डिफरेंशिएशन भी गेन कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है, इसको देखते हैं। यहाँ पे नैरो सेगमेंट होता है, किस में होता है, जो आपका फोकस स्ट्रेटजी होता है, आपका वो लो कॉस्ट बेस हो सकता है या आपका डिफरेंशिएशन के रिलाई कर सकता है, राइट। तो ये आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद जो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोर कंपिटेंसी क्या होती है। कोर कंपिटेंसी क्या है, अगर इसको हम जनरली बात करते हैं कि एक कोर कंपिटेंसी इज अ कंसेप्ट इन अ मैनेजमेंट थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय सीके प्रहलाद एंड गेरी हैमिल। ये डायरेक्टली पूछा गया है पीवाईक्यूज में कि जो कोर कंपिटेंसी कंसेप्ट है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया है। तो आपको पता होना चाहिए सीके प्रहलाद एंड गेरी हैमिल ने कंसेप्ट को प्रपोज करा था। इट इज डिफाइंड एज हार्मोनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज। जो आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं या जो स्किल्स हैं उनका एक हार्मोनाइज कॉम्बिनेशन डेट डिस्टिंग्विश अ फर्म इन अ मार्केट प्लेस। जो मार्केट प्लेस में एक फर्म डिस्टिंग्विश अलग करती है, एंड देयरफॉर द फाउंडेशन ऑफ कंपनीज कॉम्पिटिटिवनेस। और उससे क्या होता है, इसलिए जो कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस है उसका एक फाउंडेशन क्रिएट होता है। तो एक हार्मोनाइज्ड कॉम्बिनेशन किनका कॉम्बिनेशन है, जो आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेस हैं, जो स्किल्स हैं, उनको आपको एक हार्मोनाइज कॉम्बिनेशन लेके जाना। आप कोर कॉम्पिटेंसीज फुलफिल 3 क्राइटेरिया, बेसिकली 3 क्राइटेरिया को ये फुलफिल करती हैं। जो पहला क्राइटेरिया यहाँ पे आता है, प्रोवाइड्स पोटेंशियल एक्सेस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट। जो मार्केट की वाइड वैरायटी है, राइट, उसके पोटेंशियल जो पोटेंशियल एक्सेस को प्रोवाइड करना। शुड मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टू द परसीव्ड कस्टमर बेनिफिट्स टू द एंड प्रोडक्ट्स। जो कस्टमर बेनिफिट जो परसीव कर रहा है और ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स के कस्टमर बेनिफिट हैं वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करता है। और डिफिकल्ट टू इमिटेट बाय द कॉम्पिटिटर, और कंप्यूटर के द्वारा जो आपका रिसोर्सेज हैं उनको काफ़ी डिफिकल्ट होना चाहिए टू इमिटेट यानी कॉपी करने के लिए। तो बेसिकली इन्होंने 3 क्राइटेरिया को बताया है। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। एक कंपनी कोर कंपिटेंसी में इंक्लूड
precision mechanics, fine optics and microelectronics, right? They help it build cameras but may also be useful in making other products that require these competencies. तो बेसिकली एक एग्जांपल दिया गया है, तो जो आपके पास कॉम्पिटेंसीज हैं उनको जो आपका एक है उसके अलावा भी आपको कॉम्पिटेंसीज पे वर्क करना है। अब गाइस इसके बाद आता है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, आप इस चेन को भी दे सकते हैं, ये कैसे वैल्यू आप बना रहे हैं। ये ब्रोकन चेन लिंक इलस्ट्रेटिंग पुअरली मैनेज बिजनेस चेन वैल्यू, राइट? यानी जो टूटी हुई एक चेन है उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे उसकी वैल्यू बना रहे हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, तो वो प्रॉपर हमारा एक वैल्यू चेन एनालिसिस कहलाता है। इसको देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वैल्यू चेन एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे BCA। ये BCA एक प्रोसेस है वेयर अ फर्म आइडेंटिफाई इट्स प्राइमरी एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है, जो फर्म होती है अपनी प्राइमरी और जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज है उनको आइडेंटिफाई करती है, डेट एड वैल्यू टू इट्स फाइनल प्रोडक्ट्स, और जो फाइनल प्रोडक्ट्स है इसका उसमें वैल्यू ऐड करती है, एंड देन एनालाइज दीज एक्टिविटी टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज डिफरेंशिएशन। यानी जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उसमें वैल्यू को ऐड करते हैं और ये एनालाइज करते हैं कि ये जो हमारी एक्टिविटीज़ है प्राइमरी या सपोर्टिंग एक्टिविटीज़, ये कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करती हैं और कैसे जो डिफरेंशिएशन है उसका एडवांटेज वो कैसे इंक्रीज करती हैं, उसको ये एनालाइज करता है। तो वैल्यू चेन रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एक्टिविटीज। ये बेसिकली जो इंटरनल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है फर्म एंगेज इन व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। ये क्या करता है, जो इंटरनल एक्टिविटीज होती हैं एक फर्म की उसमें उसको ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मिंग करता है जो हमारे इनपुट्स हैं उनको आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्मिंग करता है। वैल्यू चेन एनालिसिस ऐसी स्ट्रेटेजी टूल है जो हम यूज़ करते हैं जो हमारी इंटरनल फर्म की एक्टिविटीज़ है उनको एनालाइज करने के लिए। इट्स गोल इज़ टू रिकॉग्नाइज, इसका जो गोल होता है कि उनको रिकॉग्नाइज करना है, विच एक्टिविटीज़ आर द मोस्ट वैल्यूएबल, कौन सी एक्टिविटीज़ वैल्यूएबल है उनको हमको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है और उनको अच्छे से रिकॉग्नाइज करना है। आर द सोर्सेज ऑफ कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन एडवांटेज। अब ये कैसे हो सकते हैं, वो हमारे कॉस्ट या डिफरेंशिएशन एडवांटेज है वो हो सकते हैं टू द फर्म के लिए, एंड विच कुड बी इम्प्रूव टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और ये क्या करते हैं, इनसे हमको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड होता है जो हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करने में काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। अब जो वैल्यू चेन एनालिसिस है वो किसके द्वारा दिया गया है ये हमको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो जो माइकल पोर्टर हैं उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया है वैल्यू चेन एनालिसिस। कब दिया था, इन 1985 में उन्होंने कंसेप्ट को प्रपोज करा है। तो आपको ये याद रखना है कि जो BCA कंसेप्ट है, राइट, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ है, तो माइकल पोर्टर है, राइट, इन्होंने ही दिया। क्योंकि मैक्सिमम जो जितना भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो कंसेप्ट है गाइस, तो वो सारे जो कंसेप्ट आप ज़्यादातर देखोगे किसके द्वारा प्रपोज करे गए, माइकल पोर्टर के द्वारा प्रपोज करे गए हैं, राइट। इनका बहुत बड़ा रोल है इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। अब देखते हैं जो माइकल पोर्टर की जो वैल्यू चेन मॉडल है। वैल्यू चेन रिप्रेजेंट्स ऑल द इंटरनल एक्टिविटी आ फर्म एंगेज इन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जो वैल्यू चेन होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी फर्म की जो इंटरनल एक्टिविटीज हैं उनको एंगेज करता है ताकि जो गुड्स और सर्विसेज है उनको प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। जो BCA इस फॉर्म ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज, ये प्राइमरी एक्टिविटीज को फॉर्म करता है एंड डेट वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली। और जो फाइनल प्रोडक्ट्स निकल के आता है उनमें डायरेक्टली ये वैल्यू को ऐड करता है। एंड सपोर्टिंग जो एक्टिविटीज होती हैं ये इनडायरेक्टली जो होती हैं वैल्यू ऐड करती हैं टू द फाइनल प्रोडक्ट्स में। जो प्राइमरी एक्टिविटीज बेसिकली होती हैं वो क्या करती हैं, डायरेक्टली जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उसमें वैल्यू को ऐड करती हैं, जबकि जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज है वो इनडायरेक्टली जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उसको जो वैल्यू है उसमें ऐड करती हैं। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हो गया, आपके ऑपरेशंस हो गए, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हो गया, मार्केटिंग एंड सेल्स या सर्विस। ये बेसिकली जो 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। और जो सेकंड सपोर्ट एक्टिविटीज़ में क्या आता है, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, प्रिक्योरमेंट हो गया, और टेक्नोलॉजी, ये सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं और इनसे प्रॉफिट गेन होता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि जो वैल्यू चेन एनालिसिस है उसकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी आती हैं और सपोर्ट जो एक्टिविटी होती हैं उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इसका देखते हैं, जो प्राइमरी एक्टिविटीज इन द वैल्यू चेन एनालिसिस आर इन्वॉल्व इन द फिजिकल क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट्स। जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं बेसिकली एक प्रोडक्ट्स के फिजिकल क्रिएशन के लिए वैल्यू चेन एनालिसिस में इन्वॉल्व होती हैं। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस लेड टू द प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ये जो फिजिकल क्रिएशन होता है प्रोडक्ट्स का, उसके जो मार्केट एनालिसिस है, जो वैल्यू चेन एनालिसिस है, उसमें इन्वॉल्व होती है प्राइमरी एक्टिविटीज फॉर द वैल्यू क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट्स। अब इसमें कौन कौन सी, ऑलरेडी हमने डायग्राम देखा, आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हो गया। ये ऐसी एक्टिविटी है फर्म के लिए आर एसोसिएटेड विद रिसीविंग, कुछ रिसीव करना है, स्टोर करना है, हैंडलिंग इनपुट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो एक इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होती है, एक जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो हमारे इनपुट्स आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे रिसीव करना है, या कैसे उनको स्टोर करना है, तो बेसिकली वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कहलाते हैं। दीज इंक्लूड्स, आपका इनमें मटेरियल हैंडलिंग हो सकता है, स्टोर ऑफ द प्रोडक्ट्स हो सकता है इन द वेयर हाउस, शेड्यूलिंग ऑफ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट मटेरियल प्रोडक्ट्स एंड रिटर्न टू द सप्लायर, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है वो हम कैसे आता है, कैसे उसको हमको स्टोर करना है वेयर हाउस के अंदर, कैसे हमको प्रॉपर शेड्यूलिंग करनी है व्हीकल्स की फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये हमारे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर आते हैं। सेकेंड जो हमारी यहाँ पे एक्टिविटीज आती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, वो हमारी ऑपरेशंस आती है। ऑपरेशंस में क्या क्या आता है, हमारे पैकेजिंग किस प्रकार है, मशीनिंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, असेंबली हो गया, अदर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू द अल्टीमेट प्रोडक्ट्स। तो जो बेसिकली किस में इन्वॉल्व होती है, इनपुट से जो फाइनल प्रोडक्ट्स अल्टीमेट प्रोडक्ट्स निकल के आता है उसमें ये ट्रांसफर करती हैं। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ मेकिंग, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये बेसिकली एक फिजिकल प्रोसेस होता है प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करना, उसकी टेस्टिंग करना, उसको बनाना, राइट। ये हमारा एक फिजिकल प्रोसेस होता है। अब आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होती हैं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स ये लॉजिस्टिक्स होती हैं आर दोज लॉजिस्टिक्स आर परफॉर्म फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। ये बेसिकली कैसी एक्टिविटीज़ हैं जो कस्टमर को जो फाइनली प्रोडक्ट्स सेल करते हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कलेक्ट करना है और कैसे स्टोर करना है, और कैसे जो एंड यूजर कस्टमर है, जो फाइनल कस्टमर है, उसको कैसे पहुंचाना है, उनमें ये परफॉर्म करती हैं। तो मटेरियल हैंडलिंग, द ऑपरेशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड शेड्यूलिंग आर इंक्लूडेड इन द आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसके बाद आपका मार्केटिंग एंड सेल्स आता है और सर्विस आता है। तो मार्केटिंग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर। इट इज़ कंसर्न फॉर प्रोवाइडिंग द बायर विद द इंफॉर्मेशन। ये किसके कंसर्न होता है कि जो बायर है उसको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इंड्यूसमेंट करना एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू बाय द प्रोडक्ट्स, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करना बाय द प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। इट्स इंक्लूड प्रोमोशनल एक्टिविटीज़। ये बेसिकली जो प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ है उनको इंक्लूड करती हैं, जैसे अपना एडवर्टीजमेंट हो गया, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन हो गया, पब्लिक रिलेशन हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, या सेल्स फोर्स, सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, या प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़ और रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग अ मीन्स बाय द कस्टमर कैन बाय द प्रोडक्ट। तो बेसिकली मार्केटिंग और सेल्स क्या होती है, जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जो प्रमोशन मिक्स हमने पढ़ा था, राइट, उसमें एडवर्टाइजमेंट आता है, सेल्स प्रमोशन हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, वैल्यू आपका पब्लिक रिलेशन हो गए, या आपका जो सेल्स फोर्स हो गया, यानी सेल्स फोर्स जो पब्लिक पर्सनल सेलिंग हो गया, ये कैसे जो है इन्फॉर्म करते हैं, कैसे अवेयरनेस करते हैं कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए, राइट।
तो ये हमारे मार्केटिंग में आते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पे आता है सर्विस। सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक प्राइमरी एक्टिविटीज है जो इनहांसिंग और मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, यानी जो कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स की वैल्यू मिलती है उसको कैसे इनहांस करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है, वो सर्विस एक्टिविटीज को इन्वॉल्व होता है। सच एज अ रिपेयर ऑफ द मशीन, अब किसी ने मशीन को परचेज कर लिया, अब आपको उसकी रिपेयरिंग के लिए सर्विस देनी है, या जो मशीनरी है उसको उनको आपको इंस्टॉलेशन देना है, या ट्रेनिंग टू द कस्टमर्स, सप्लाई या पार्ट्स, प्रमोट रिस्पॉन्स टू द कस्टमर क्वेरी। आप कस्टमर्स की क्वेरी आती किसी के रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग, तो आपके जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग होना चाहिए सप्लाई जो पार्ट्स ऑफ सप्लाई है उसके रिगार्डिंग, ताकि कस्टमर की क्वेरी का एक तुरंत प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए, राइट। तो सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्राइमरी एक्टिविटीज के लिए इन द वैल्यू चेन एनालिसिस। अब इसके बाद गाइज आता है सपोर्ट एक्टिविटीज। क्या है सपोर्टिंग एक्टिविटीज? ऐसी एक्टिविटीज होती है वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर, राइट, जो प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं, राइट, और इनडायरेक्टली वो सपोर्ट करती हैं। Supporting activities in a value chain analysis have for indicators such as firm infrastructure, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है फर्म के अंदर, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, या जो प्रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, फाइनेंस एंड द इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री है, जो फाइनेंस है, या जो रिसोर्सेज है उनका प्रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेसिकली ये फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सपोर्टिंग एक्टिविटीज हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज को, राइट। अब ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस है इसका यूजफुलनेस क्या है उनको देखते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ पावरफुल मैनेजरियल टूल। ये बहुत ही पावरफुल मैनेजरियल टूल है फॉर आइडेंटिफाइंग करने के लिए विच एक्टिविटीज इन अ चेन हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पोटेंशियल। ये बहुत ही एक पावरफुल मैनेजरियल टूल है जो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी एक्टिविटी, राइट, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो आपको पोटेंशियल प्रोवाइड कराएगी। तो ये प्रॉपर एक मैनेजरियल टूल है जिसे हम अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। इन वैल्यू चेन एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग इज टू लिंकेज बिटवीन वैल्यू एक्टिविटीज। ये वैल्यू एक्टिविटीज में लिंक करता है विच कंट्रीब्यूट्स टू द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को कंट्रीब्यूट करता है। दिस हैज इम्प्लीकेशन फॉर स्ट्रेटजी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो क्या करता है, जो स्ट्रेटजी मेकिंग है या जो उनका इम्प्लीमेंटेशन है उनमें इम्प्लीकेशंस करता है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस का बहुत बड़ा यूजफुल है एक इंडस्ट्रीज के लिए, राइट, एक फर्म के लिए। तो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है कि जो वैल्यू है हमारे पास, राइट, जो हमारे पास सपोर्टिंग एक्टिविटीज हैं या जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं उनको हम कैसे प्रॉपर एक चेन बनाते हैं और कैसे हम उनको एनालाइज करते हैं। तो ये बेसिकली इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आता है, इंटरनल एनालिसिस कहलाता है। तो गाइज ये हमारा सेशन, हमारा लेक्चर एंड हो गया है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, लेक्चर को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है गाइस उसको ऑन कर दीजिए। आपका कोई डाउट्स है, आपकी कुछ क्वेरी है तो जो हमारा टेलीग्राम लिंक है मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं या डायरेक्टली हमको कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस जो स्ट्रेटेजिक यूनिट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसका ये टॉपिक था। पूरा ऑलमोस्ट हमने टॉपिक कवर किया है। और जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा लेक्चर होगा बेसिकली स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के ऊपर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर कल हम लेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन क्या होती है। उसके अंदर स्वॉट एनालिसिस हो गया, उसको देखेंगे, और जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज क्या हैं, राइट, उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Audio Jungle.